लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने कुछ डिस्कशन किए थे। वो अपने पास थे बेटा, एक तो ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में, और एक बेटा आपने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, या हमने पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। ये ओपन सर्किट के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और एक मैंने आपको लिखवाया होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इन तीन चीज के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, और आपके पास मटेरियल ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, या हम कह सकते। बेटा माइक ऑफ कर लें, उसका भी ऑन है। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रो, देखिए ये दो बातें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है बेटा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। अगर आपके पास ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आइंस बनाएंगे तो ज्यादा आपके पास बेटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या कैसा कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी कितनी है, इन बातों पे तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ना तो डिपेंड करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे, ना डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पे, और एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपके पास दिया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के द्वारा, ठीक है। आर इनवर्सली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमरेस्ड इन द लिक्विड, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना एरिया डूबा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बातें बेटा मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मैंने आपको चार्जिंग की कंडीशन बताई थी, जो हमने यहाँ से पढ़ी थी। V बराबर होती है E माइनस का IR, ठीक है। E EMF, I करंट, और R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम आज की क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो आते हैं अब आपके पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर मैं पहला केस लेके चलता हूं, टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। पहला सेल कहता है कि अगर दो सेल को हम सीरीज में जोड़ें, तो जैसे बेटा हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा था तो हमने एक चीज निकाली थी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही बेटा अगर हम सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो एक चीज निकालेंगे वहां से कि टोटल ईएमएफ क्या होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि सेल के पास ईएमएफ भी होता है और सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपके पास होती हैं कि जैसे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा निकाला था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ अगर हम सेल को जोड़ेंगे तो इफेक्टिव ईएमएफ भी निकालेंगे और ये पॉइंट भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं आपके सामने, लेटेस्ट बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। Let us consider two different cell having internal resistance R1 and R2 and EMF
E1 एंड E2, दो सेल ले लिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 R2 है, और जिनका आपके पास कह रहा है बेटा कि EMF है वो E1 और E2 है। ऐसे लेते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और आपको पता है कि एक की टेल अगले के हेड से जुड़ी हो या सिंगल वायर का कॉम्बिनेशन हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बेटा सी मान लो, ऐसे दो सेल जोड़े हुए। इस सेल का ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। हमने इसको लिखा, इसका बेटा जो ईएमएफ है उसको हमने लिखा E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। और ये बीच में एक पॉइंट हमने काउंट कर लिया, ये पॉइंट है B। तो आप देखेंगे कि अगर इस सेल में करंट फ्लो करता है प्लस से माइनस, ऐसे करंट इसके अंदर फ्लो करेगा और नीचे एक सर्किट कंप्लीट कर देंगे और इस सर्किट के अंदर कंप्लीट करंट फ्लो करेगा जो ये डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं सबसे पहले कि दो सेल हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और जिनके ईएमएफ E1 और E2 है, और इन सेल को सीरीज में जोड़ा गया है जिसमें एक का नेगेटिव टर्मिनल अगले के पॉजिटिव से, उसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन आर सेड टू बी इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए नेक्स्ट सेल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपके पास है। तो आपको तो टोटल ईएमएफ चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो आपके सामने मैं एक बात कहता हूँ, एक बार मैं V से लेके अगर ये इक्वेशन मैं आपके सामने लिखूं तो हमें पता है कि दो पॉइंट के बीच अगर कोई सेल होता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E बराबर IR, ठीक है। ये इक्वेशन हमें पता है, वी नो दैट। ये इक्वेशन हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल से अगर निकाला जाता है तो क्या होता है E माइनस का IR। और सेल बेटा सीरीज में है, और सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर मैं ए बी पॉइंट के बीच निकालूं, ए से लेके बी, तो इक्वेशन में पुट करेंगे E माइनस का यार, तो ए बी पॉइंट के बीच जो सेल जुड़ रहा है उसका ईएमएफ है E1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं E1। करंट सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, बोलो सही है। ऐसे ही BC, तो यहाँ अगर मैं निकालूं तो ईएमएफ रहेगा E2 माइनस का I और इनटू क्या आ जाएगा R2। करंट रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम, ये वैल्यू आपके पास है। लेकिन मेरे को तो टोटल चाहिए VAC टोटल के लिए, और VAC को बेटा आप सभी को पता है, हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का, VA माइनस का VC, फॉर्म हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म भी हम इसको लिख सकते हैं, या VAC कैसे बन सकता है वो आप सभी को पता है। VAC बन सकता है जब VAB को जोड़ोगे और VBC को जोड़ोगे, तो A से B से क्या हो जाएगा C, दोनों टर्म क्या होंगे बेटा ऐड होके VAC, और VAC को लिखने का तरीका ये भी है VA माइनस का VC, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल आप घटा सकते। अब अगर मैं बात करूं इनको ऐड करोगे तो VAB की वैल्यू E1 माइनस I इंटू R1, VBC की वैल्यू E2 माइनस I इंटू। अब VAC देखें, VAC इज इक्वल टू, इसको मैं और सोल्व करता हूं तो इसको लिख सकता हूं E1 प्लस का E2 माइनस का I और R1 प्लस का, ये वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आएंगी R1 प्लस का R2, ठीक है। तो अगर अपने पास ये वैल्यू निकल के आती है तो एक बार हम मेन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। मेन इक्वेशन होते हैं V इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा, E इक्विवेलेंट माइनस I सेम है सीरीज में और R इक्विवेलेंट। देखो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बस हमने इस फॉर्म में बदला है, मेन इक्वेशन यही है V बराबर E माइनस का IR, लेकिन इसको लिखा V इक्विवेलेंट
ई इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें ई इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इससे तो ये कंपेयर हो गया, इससे ये कंपेयर हो गया, आई से आई हो गया, इससे ये हो गया। तो यहाँ से एक चीज देखने को मिली कि ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला अगर सेल कनेक्टेड इन सीरीज हो तो याद रखना E1 प्लस का E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस का R2। ये दो कंसेप्ट हमें निकालने थे कि अगर किन्हीं दो सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इनका इफेक्टिव जो ईएमएफ होता है वो बेटा होता है E1 प्लस E2। लेकिन वो कंडीशन कब होती है, जब इस फॉर्मेट में होता है, एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर अगले का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, अगले का नेगेटिव फिर अगले के पॉजिटिव से, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो आप लिख सकते हो E1 प्लस E2 प्लस E3, और दो सेल के लिए हमने बना लिया यहाँ पे E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे R1 प्लस का R2। और सेल्स भी अगर सीरीज में जोड़े हैं तो इसके अंदर भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, अदरवाइज बेटा उसको उतार। थैंक यू बेटा अनुष्का, हितेश, रवीना, पूजा, हिमांशु, मनमोहित, हिमांशु लांबा, नीरज, तमन्ना, दिनेश, मुस्कान, योगेश, अक्षय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। साक्षी दीक्षित, हिमांशु बेटा थैंक यू। देखो नेक्स्ट, इसी का एक केस बता देता हूँ। इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन भी होता है, नोट बना के लिख लेना। ऐसा केस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा केस ये ईएमएफ E1 है और ये ईएमएफ E2, ठीक है। ऐसा केस भी तो हो सकता है, देखो दोनों सेम सेम टर्मिनल जोड़ दें। जैसे हमने कई बार देखा है कि अपना रेडियो या बैटरी या टॉर्च होती है, उसमें जो सेल होते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं कि एक का पॉजिटिव नेगेटिव सेल के पास होता है, फिर दूसरे का अपोजिट टर्मिनल जोड़ते हैं उसके पीछे, फिर उसके पीछे अगले का अपोजिट जोड़ते हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा सेल को सेम साइड से जोड़ दें, ठीक है, प्लस प्लस को, माइनस माइनस को। थैंक यू बेटा संजना, थैंक यू। अगर इनको हम जोड़ते हैं सभी को, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ दें या पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दें तो अपने पास वो सेल वर्क नहीं करते, उनका ईएमएफ डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, ईएमएफ डिक्रीज। तो अगर बेटा कभी भी ऐसा केस आ जाए, ठीक है, ई इक्विवेलेंट निकालना आ जाए और सेम सिंबल के लिए आ जाए, तो याद रखना हम इसको लिखेंगे E1 माइनस का E2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि इसके लिए तो हमने पढ़ लिया कि प्लस माइनस ऐसे जोड़ोगे तो ये ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा और वो अपराटस वर्क करेगा। लेकिन ऐसे केस में ईएमएफ डिक्रीज डिक्रीज करेगा, वो कभी वर्क नहीं करेगा। और इसको लिखेंगे E1 माइनस का E2, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़े हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज करती है, तब हमें इफेक्टिव ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा E1 माइनस का E2। लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बेटा सेम रहेगा R1 प्लस का। इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास बेटा सेम रहेगा, ठीक है। ये नोट है, इसको बेटा जरूर उतार लें। किसी ने ना गुस्सा करो, सब सारे स्वाद लेंगे। तमन्ना बेटा माइक ऑफ कर ले, अदरवाइज परमानेंट रिमूव कर दूंगा मैं क्लास से। हर्षित राव,
माइक ऑफ। देखो नेक्स्ट दूसरा केस निकल के आता है। अगर हम बात करते हैं, थैंक यू बेटा। अगर हम बात करते हैं तो अपने पास निकल के आता है सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन, ये आपके पास कंडीशन निकल के आती है। तो सेल्स को हम पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, वही कंडीशन लेते हैं। लेट अस कंसीडर two cell, different cell having E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 connected in parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का बनाओ। ये होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो जो पॉइंट हैं जहां में जोड़ने, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। तो डायरेक्ट हम एक टर्मिनल, एक एंड, एक पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए पॉइंट से जोड़ेंगे और नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट हम बी पॉइंट से जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे इसका भी ए पॉजिटिव से, इसका एक नेगेटिव से डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसका ईएमएफ है वो E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया। ये सारी सिचुएशन हम यहाँ से निकालेंगे और इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास E1 R1 E2 R2 ईएमएफ और ये ए टर्मिनल और एक बी टर्मिनल। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ से कि अगर कोई भी करंट इसमें फ्लो करता है, माना कि ये करंट इसमें फ्लो कर कोई भी करंट, तो इसमें दो ब्रांच टूट गई, इसमें I1 और इसमें करंट क्या हो जाएगा। ये आपको सभी को पता है कि दो ब्रांच टूटेंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जो टोटल करंट है प्यारे बच्चों, तो टोटल करंट क्या है I1 प्लस का। टोटल करंट की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल करंट क्या निकल के आया I1 प्लस का I2 और पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सेम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, क्योंकि दोनों डायरेक्ट, देखो एक सेल का भी ईएमएफ ए और बी से जुड़ा हुआ है और अगला भी ए और बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेल अलग अलग हैं, जुड़े हुए एक ही सोर्स से हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, डायरेक्ट जुड़े हुए। तो अगर मैं निकालूं पहले वाले केस के लिए, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चाहे आप पहले वाले सेल के लिए निकालोगे तो E1 माइनस करंट अलग है I1, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, तो ये इक्वेशन बनेगी B बराबर E1 माइनस I इंटू R1, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। दूसरे वाले केस के लिए निकालोगे तो E2 माइनस का I2 और इंटू R2, ये दूसरे वाले केस के लिए, बोलो बिल्कुल सही है। तो एक बन जाएगा E1 माइनस I1 इंटू R1 और एक केस बनेगा E2 माइनस I2 इंटू R2। ठीक है, दोनों केस आपके पास ये बनेंगे। तो दोनों में एक बात निकल के आई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां से अगर एक चीज निकालें, हमें मेन इक्वेशन पता है कि I होता है I1 प्लस I2, तो पहले वाले इक्वेशन से भी I1 निकालो और दूसरे वाले इक्वेशन से भी I2 निकालो। तो पहले वाले इक्वेशन से निकालो तो I1 R1 E1 माइनस का भी, तो अगर मैं बेटा यहाँ से I1 निकालता हूँ तो E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1,
ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन से निकालता हूं, तो I2R2 बराबर E2 माइनस का V, और यहाँ से अगर मैं I2 निकालता हूँ तो वैल्यू निकल के आएगी E2 माइनस का V डिवाइडेड बाई R। देखो बेटा, हमने दो वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और एक वैल्यू तो अपने पास ये निकाली है I2 की, और एक वैल्यू बेटा अपने पास ये निकाली है I1। दो वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं और इन वैल्यू को आसानी से पढ़ चुके हैं। अब यही वैल्यू हमें पुट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है मेन इक्वेशन। तो मेन इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा बेटा तो I1 देखो बेटा E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। I2 बेटा I2 की बात कर लो, E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R। ये दो इक्वेशन अपने पास है। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें, इससे आगे मैं सॉल्यूशन करूँ। तो सबसे पहले हमने दो सेल लिए, डिफरेंट सेल, उनको पैरेलल में जोड़ा। पैरेलल में जोड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग रहेगी, जो आपके पास डायग्राम में बना दिया है। इसके बाद हमने देखा कि दो ब्रांच टूटी, तो दोनों ब्रांच का जो सम ऑफ करंट है वो टोटल करंट के बराबर होगा। तो एक बार हमने पहले सेल से V निकाला, एक बार दूसरे सेल से V निकाला, एक बार I1 निकाला, I2, और दोनों को हम इसमें सम कर। यहाँ तक एक बार उतारना सभी बच्चे। जिन बच्चों को मॉनिटरिंग दे रखी है वो बेटा एक बार अटेंडेंस के ऊपर ध्यान दें। देखो, थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने बेटा हैंड रेंज किए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जब ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई है, तो मैं आपके सामने एक चीज और निकालता हूँ। थैंक यू बेटा मनीष, पायल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब देखें, ये वैल्यू हमने निकाली, तो इस आई को मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिखता हूँ और इस फॉर्म में बना लेता हूँ। आई बेटा एज इट इज, ध्यान से समझते जाना। थैंक यू तेज बेटा। E1 अपॉन में R1, ये वाला हिस्सा लिखा, ये वाला हिस्सा। एक बार उसका भी हमने साथ लिख दिया, E2 अपॉन में R2, दूसरे वाले का ये वाला हिस्सा, दोनों को सम कर। लास्ट दोनों हिस्सों में बेटा V की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने V की वैल्यू को कॉमन ले लिया -V, और पहले वाले से निकल के आ गया 1/R1 और दूसरे वाले से निकल के आ गया 1/R। ये केस निकल के आए, देखो E1/R1 E2/R2 को साथ लिख लिया, फिर दोनों में था, एक में बचा -V/R1, एक में बचा -V/R2, तो -V कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1/R1 प्लस 1/R। यहाँ आई की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू निकाली, तो इस टर्म को भी मैं इस फॉर्म में सोल्व कर लेता हूँ जो आपके सामने है। देखो R1 R2 ले लिया एलसीएम इसका, तो ये टर्म बन जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1। ऐसे ही बेटा V, और यहाँ पे भी R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा R2 और यहाँ आ जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन टर्म्स में हमने एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके बेटा हमने सोल्व किया है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो देखो मेरे को मेन इक्वेशन क्या होती थी बेटा, मेन इक्वेशन ये होती थी V इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट -I इंटू R इक्विवेलेंट, यही होती थी।
तो मेरे को तो ये इक्वेशन में ऐसे इक्वेशन बनानी है ताकि मैं ई और आर निकाल सकूं। इस तरह की इक्वेशन मेरे को बनानी है ताकि मैं ई और आर की वैल्यू आपके सामने निकाल सकूं। इस तरीके की इक्वेशन, तो इस तरीके की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस v को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इस v को इधर ले आते हैं, v r2 प्लस r1 प्लस r2 माइनस का प्लस, और इसको यहीं रखते हैं, e1 r2 e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 r2 और माइनस का ही कुछ भी नहीं किया है, माइनस की टर्म को इधर ले आए और प्लस की टर्म को इधर ले आए, ठीक है। तो v बन गया इधर आके प्लस का और i बन गया इधर आके माइनस का। मेरे को v रखना है तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 r2। तो यहाँ r1 r2 मल्टीप्लाई में जाएगा और r2 प्लस r1 नीचे आ जाएगा, ये वाला इशा, ठीक है बेटा, ये वाला इशा। ऐसे i के साथ करो सेम कंडीशन, r1 r2 ऊपर चला जाएगा और r1 प्लस r2 नीचे आ जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो मैं v को लिख सकता हूँ e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 माइनस i और r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस का r। ये फॉर्म आपके पास निकल के आई है, जो डिफरेंट सेल हैं वो पैरेलल में जोड़े गए थे। किसमें जोड़े गए थे? पैरेलल। अब आप कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो v इक्विवेलेंट से, मैं थोड़ा सा अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ, v इक्विवेलेंट से v कंपेयर हो गया, सही बात है। e इक्विवेलेंट से और अपने पास ये हिस्सा कंपेयर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा कंपेयर होना चाहिए। i से i और r इक्विवेलेंट से r इक्विवेलेंट कंपेयर होना चाहिए। तो देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं अब, तो E इक्विवेलेंट की फॉर्मेशन आई E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई R1 R2 R1 प्लस R2, और इसको ये भी तो बना सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R। R इक्विवेलेंट को या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सोल्व करोगे तो इसी को यही टर्म आपके पास निकल। तो अगर दो सेल है, डिफरेंट सेल है, कैसे सेल है बेटा? डिफरेंट सेल हैं, और अगर उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है, बेटा, तो याद रखना 100% उनका ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। सिर्फ कुछ नहीं किया, यहां से मैंने इसको सोल्व करना शुरू किया था, ये v को इधर लाया और i को इधर लाया, और यहां से कंपेयर करके ये इक्वेशन मैंने निकाला। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे सभी इनको उतार लें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जो बच्चे 4-5 बच्चे हैं वो क्लास छोड़ के चले गए हैं, कल से इनको परमानेंटली रिमूव करूंगा, क्योंकि मैं यही नोट कर रहा था कि मैंने अटेंडेंस के लिए बोला, उसके बाद 5 बच्चे क्लास छोड़ के चले गए हैं। उनका डाटा मैं अभी निकाल के उनके पास मैसेज भी कर दूंगा बेटा। देखो जब ये इक्वेशन अपने पास निकल के आई है, एक तो ये निकल के आया है E इक्विवेलेंट E1 R2 E2 R1
डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और एक ये निकल के आया है, ये फॉर्म निकल के आई है। ठीक है, ये दो फॉर्म आपके पास यहां से निकल के आई है। अगर बेटा केस ऐसा भी हो सकता है, कैसा केस बता रहा हूं इसका, एक केस ये हो सकता है कि दोनों सेल सेम हो, ईएमएफ सेम, E1 बराबर E2 बराबर E और R1 बराबर R2 बराबर R, दोनों सेल आइडेंटिकल हो, सेम सेल हो। अब इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला देखना, E1 की जगह E, R2 की जगह R, E2 की जगह भी E, R2 की जगह R, डिवाइडेड बाई R प्लस R, बोलो बन जाएगा बेटा। इसको लिख सकता हूँ 2ER बटा 2R, कैंसिल हो जाएगा, बोलो किसके बराबर आया, एक। तो आप कितने भी आइडेंटिकल सेल को बेटा पैरेलल में जोड़ो, कितने भी आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में जोड़ो, ऐसे आप ऐसे पैरेलल में जोड़ते जाओगे, और इनका अगर इफेक्टिव कब आपके पास ईएमएफ पूछे तो एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक केस करवाया था कि अगर ये ऐसा हो जाए कि दोनों सेल का ईएमएफ क्या हो, इक्वल हो, दोनों सेल आइडेंटिकल हो, और आइडेंटिकल अगर सेल होते हैं तो बेटा आपके पास उनका ईएमएफ भी इक्विवेलेंट होता है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है। और दोनों चीज जब आपके पास इक्वल होंगी तो ई इक्विवेलेंट को हमने यहाँ से निकाला और ये किसके बराबर आया, ई। ऐसे 1/r इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको लिखोगे 1/r प्लस 1/r। ठीक है, आर एलसीएम लोगे तो ये आप पास आएगा 2/r, और आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये बन जाएगा r/2। ठीक है, ये केस है कि आप इसको किस तरीके से मॉडलाइज करते हैं। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी बेटा r/2। ठीक है, अब ये केस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये केस बेटा जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट केस आपको पढ़ाए हैं। एक कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया है सीरीज, और एक कॉम्बिनेशन जो आपको पढ़ाया है वो कॉम्बिनेशन बेटा आपका पैरेलल। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ तक सभी अपने मटेरियल है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा आपका जो ये यूनिट है, सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर, इसमें एक ही टॉपिक आपका बचा है, इसके बाद इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। इसके अंदर आपके पास जो बचा है वो है, आज हमने डिफरेंट सेल के बारे में पढ़ा है, तो कल जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिकल सेल। अगर आइडेंटिकल सेल को सीरीज पैरेलल में जोड़ें तो क्या क्या इफेक्ट आपके पास होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।